बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 10 अक्टूबर है और इस वक्त बहुत ही कम दिन बच चुके हैं एक बड़े दंगल के अंदर। 18 तारीख का सामने आ रहा है। 8 दिन बताए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है और यह बताया जा रहा है, गवर्नमेंट के अपने सोर्सेज बता रहे हैं कि 18 तारीख को आईनी तरमीम पेश की जाएगी और जो इनके भोंपू हैं उनके जरिए से ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो कहलवाया जा रहा है कि हमारे नंबर पूरे हैं, रोक सको तो रोक लो। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इतना कॉन्फिडेंस जो दिखाया जा रहा है, ये असल में दो बंदे मजीद टूटे हैं, दो बंदों को तोड़ा गया है और इस वक्त ऐसे लोगों को तोड़ा गया है जिनके बारे में हमें वहमो गुमान भी नहीं था। ऐसे लोगों को तोड़ा गया है। ये कौन से लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी हलचल हुई है, ये दूसरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो फैसला देने वाले जजेस हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में मीटिंग्स में की, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे हुए हैं, आज उन्होंने अपनी इंटेंशन शो की है। आज उन्होंने बताया है, बड़े मौके के ऊपर बताया कि हम क्या कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं और हमारा आगे का इरादा क्या है। सुप्रीम कोर्ट से आज 2-3 बहुत अहम और बड़ी खबरें हैं। नंबर 2, नंबर 3, नाज़रीन किराम, काजी फाइज ईसा साहब ने भी एक फैसला जारी कर दिया है और काजी फाइज ईसा साहब ने 63 का तफसीली फैसला, देखें 3 दिनों के अंदर समाप्त हुई, चौथे दिन मुख्तसर फैसला, 10 दिनों के बाद तफसीली फैसला। ठक ठक ठक, इस तरह का इंसाफ चाहिए होता है जिसका काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं। उस तफसीली फैसले में उन्होंने क्या हुज्जतें और दलीलें दी, यह भी एक खबर है। लेकिन आगाज करेंगे हम पीटीएम से, क्योंकि ये इस वक्त का हॉट इशू है। आज एक बैठक हुई और इससे पहले मैं दरखास्त भी करता चलना चाहूं, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन आपकी बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल है इस वक्त बोलना, बहुत प्रेशर भी है और चैनल्स के ऊपर भी प्रेशर है, रीच नहीं बढ़ती है, रोका जाता है। आप इसमें टीम का हिस्सा बन सकते हैं, आगे से ज्यादा लोगों तक शेयर करने में। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अच्छा सुनिए जनाब, सबसे पहले आ चुके अहम तरीन मौजू के ऊपर सबसे आगाज में बात कर लेते हैं, वो है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। उनका जरगा था, मंजूर पश्तीन आज वहां पे पहुंचे। आपको पता है कि कल गोलियां चली, बंदे शहीद हुए, 3 बंदे जान से गए, काफी सारे लोग जो है वो जख्मी हुए। उसके बाद फिर राबते हुए, अली अमीन गंडापुर साहब एक्टिव हुए। आज एक ग्रैंड जरगा सीएम हाउस में हुआ। उस ग्रैंड जरगे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब, इसके अलावा हुकूमती लोग, इसके अलावा अपोजिशन के लोग, इसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब और इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब, ये तीनों के आपस में बड़े जो है ये मुखालिफ ख्यालात के लोग हैं। लेकिन आज ये बैठे, इन तमाम लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब तक जो है ना वो अली अमीन गंडापुर साहब के कोई जिम्मेदारी सौंपी कि आप जाने, आप इनके साथ जो है वो बातचीत कीजिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने इसमें खिताब करते हुए ये भी कहा था कि देखिए ऐसा नहीं होता, इस पॉइंट से बात आगे जाएगी तो हमसे पूछा जाएगा, हम सीधी बात वफाक पे नहीं डाल सकते हैं कि जो कर रहा है वफाक कर रहा है, हमें बात करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये बंदे मरवा कर जो कुछ आपने किया, ये आप पहले कर लेते, आप अली अमीन गंडापुर को पहले इख्तियार देते। आज स्पीकर जो असम्बली हैं और अली अमीन गंडापुर साहब और काफ़ी मेंबरान असम्बली वो जा रहे हैं, खैबर पहुंच रहे हैं और कल इस जरगे के अंदर शामिल होंगे। बजाते खुद अली अमीन गंडापुर साहब शामिल होंगे, उनकी बातें सुनेंगे, अपनी बातें कहेंगे, बातें जो है ना वो एक निगोसिएशंस होंगी और एक बात इस हद तक आ गया। तो इस हद तक मामला जाया गया क्यों, ये बता दीजिए। इस हद तक मामला गया क्यों? क्या डंडे का जोर इस्तेमाल करने का मतलब एक नया फैशन है? दिस इज न्यू नॉर्मल कि जहां पर भी लोग इकट्ठे होंगे बस डंडा चलाएंगे। मोहसिन नकवी साहब को शायद ये जो अकड़ है, ये जो उनकी गर्दन के अंदर सरिया है, ये चुप करके बैठने नहीं दे रहा है। और मोहसिन नकवी साहब आपको पता है कि उनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है अपने आप के ऊपर, क्योंकि उनके कंधे पर हाथ है, सर के ऊपर हाथ है और मोहसिन नकवी साहब बच्चे बचूंगने हैं, ठीक है, और वो करते हैं जो कुछ उन्हें करना होता है। तो ये बहरहाल एक बहुत ही अजीब चीज़ है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जितना चले अभी उन्होंने अच्छा मामला किया, लेकिन जितना एक्टिव उन्हें पहले होना चाहिए था, ये 3 बंदों के मरने से पहले एक्टिव होना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था। अब जिस तरह से आईजी इस्लामाबाद को उन्होंने खिंचा है, अगर आईजी केपीके आपकी नहीं सुनना था, आईजी केपीके को भी असम्बली के अंदर खिंचते, कहते इसी तरह से ये खड़ा है तुम्हारा बाप, जिस तरह से आईजी इस्लामाबाद को कहा था, या फिर आप यही रोना रोते रहेंगे कि इख्तियारात नहीं है, फलां नहीं है, ढिमका नहीं है, यही मामला चलता रहेगा। ठीक है, बहरहाल आज चले, जो हुआ अच्छा हुआ। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम जो बंदे तोड़ गए हैं सबसे पहले स्टोरी के ऊपर, उसके बाद हम जरा कोर्ट वाली स्टोरी पे जाते हैं। नाज़रीन किराम बताने वाले बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के 2 बंदे तोड़ लिए गए हैं, एक एमएनए और एक सेनेटर। एमएनए जो तोड़ा गया है, मैं आपको इशारा दे देता हूं, वो दुनिया जहान का लोटा नंबर 1 है।
वो उन्हीं का बंदा है, जहां वो इशारा करेंगे वो वहीं पर वोट डालेगा। और उसको जितवाया भी इसीलिए गया था। तो जिन्होंने उसको जितवाया था उसकी वफादारियां उधर ही हैं, वो उधर ही वोट देगा। हाँ, मेरी बात समझ है उस, क्योंकि अब तो डिफेक्शन क्लॉज लगती है तो लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था हमारे बंदे महफूज रहेंगे, इसीलिए अब कुछ लोग एक्टिव हुए हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, इधर शेरी रहमान साहब आई हैं, मौलाना फजल रहमान से मिल रही हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ बैठो गल करने हैं, बैठ के गल मुक जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। ये सारा एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। एक बड़ी गेम इस वक्त नाज़रीन कराम चलती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा पूरा एक माहौल बना हुआ है, पूरा एक प्लान तैयार किया गया है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इस फंदे में नहीं फंस रहे हैं। गो कि उन्हें पैगाम पहुंचाया गया थोड़े दो बंदे पान लेते हैं, लेकिन बंदे चाहिए नाज़रीन कराम 12, 7 MNA, 5 सेनेटर्स। वो आप कतरा कतरा कुलजुम होता है लेकिन 10 दिनों के अंदर नहीं होता है। आज 10 तारीख हो गई है, कुल मिला के 15 दिन बाकी हैं काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट में, और उससे पहले ये गुल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा। आज वैसे काजी फाइज ईसा साहब को धोया है 10 जजेस ने भी, और ठीक ठाक धोया है अपने। किस तरह से मैं बताता हूं। सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब की सुनिए। काजी फाइज ईसा साहब ने क्या किया। नाज़रीन कराम, काजी फाइज ईसा साहब ने एक तफसीली फैसला जारी किया 63A का। वो तफसीली फैसला जो इन्होंने 3 दिन समाअत करके उस फैसले को निपटा दिया, और उसके अंदर इन्होंने अपनी वजाहतें देने की कोशिश की कि मैंने उजलत के अंदर ये केस क्यों सुना है। उन्होंने कहा कि जनाब ये है कि ये फैसला 2022 से पेंडिंग था, ये जो टाइमिंग के हवाले से बात है ये गलत है, फलां है ढिमका है, और ये वो इस तरह सारी उन्हें। और इसके अलावा उन्होंने अपने पेश जो पहले वाले जजेस थे पेशरो, उन्हें उमर अता बंदयाल समेत बाकी और मुनीब अख्तर समेत उन सबको रगड़ा है। एक बार एजाज उल हसन को भी रगड़ा है। मुनीब अख्तर को एक बार फिर से क्रिटिसाइज किया जजमेंट में नाम लेकर। ये पहले भी कर चुके हैं एक दफा आतर मिनल्लाह साहब के साथ यही हरकत, और कहा कि जनाब वो तो राजी नहीं थे और ये अब वो कैसे एतराज उठा सकते हैं। भाई राजी नहीं थे, फैसला दिया, फैसला अक्सरियत का माना जाता, खत्म होगी, बात जीरो से शुरू होनी है। नया मामला आएगा, नया केस आएगा, उस हिसाब से देखा जाएगा। ये मुनीब अख्तर साहब के मत्थे पे ठप्पा लग गया है कि जो उन्होंने एक दफ़ा कह दिया है तो वो अल्लाह माफ़ करे उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। भाई वो आपकी तरह हर वक्त ये नहीं कसीदे नहीं गाते रहते, अपने मुंह मियाँ मिठो नहीं बनते रहते कि मुझे आइन का बहुत पता है और मुझे आइन का बहुत पता है। अभी वो ये कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी इन 3 जजों को जो कि आइन की सादा सी लैंग्वेज को इन्होंने रीराइट करने की कोशिश की। भाई आपका लीगल माइंड कितना को बड़ा है? क्या आप जस्टिस कानूनियत से बड़े हैं, या आप जो है ना वो कायदे आज़म से भी बड़े कानूनदान हैं? आप कौन हैं? या आप जोगिंदरनाथ मंडल से भी बड़े कानूनदान हैं? आप हैं कौन भाई? आप हैं कौन कि हर वक्त आइन और कानून की बातें आपको आती हैं और किसी को आती नहीं, और जो को करने की कोशिश करता है आप उसे स्नब कर देते हैं। इनका आज पक्का टूणा इलाज किया है, 2 तरह से इनका आज इलाज हुआ है। एक तो ये कि ये जाने से पहले पहले, क्योंकि इनकी अब फेयरवेल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इनका मक्कू ठप्पा जा चुका है, तो ये जाने से पहले पहले एक और अपने जो है ना वो अपने माथे पर लगे कलंक को मजीद गहरा करना चाहते हैं। वो है बल्ले के निशान वाला फैसला। इन्होंने अचानक रिटायरमेंट से पहले बल्ले के निशान वाले फैसले को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि इनका इन दोनों मामला है जस्टिस इन रश जस्टिस क्रश्ड, कि ये जल्दी जल्दी में इंसाफ देने, जैसे इन्होंने 63 में जल्दी जल्दी में इंसाफ दिया, इसी तरह से ये इसमें भी जल्दी जल्दी इंसाफ देंगे, इंसाफ ठोक के देंगे, गले से डंडे के साथ इंसाफ नीचे उतारेंगे। तो तहरीक इंसाफ को पता था, तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ का बैकआउट किया। उन्होंने कहा जनाब ये नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकल कह दिया, बैकआउट नहीं किया, उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। आज हामिद खान साहब ने कहा जी ना वो मैं मसरूफ़ हूँ, आप प्लीज़ मेरी आगे की डेट डाल दीजिए। और मौसूफ के पास और मेरे ख्याल से कोई रास्ता नहीं है सवाए आगे की डेट करने के, लेकिन इनका पता कोई नहीं है। ये अब मैं क्या कहूँ, है तो हमारे चीफ जस्टिस है लेकिन एक सर फिरे इंसान है जो और उड़ता हुआ तीर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उड़ता हुआ तीर है, किसी टाइम समझ नहीं आती किसको बच जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये मामला अभी पिछले दिनों अभी ये तुम्हारे 8-10 दिन रह गए जाने के लिए, अभी वो लगे हुए हैं, ये डैम फंड के पैसे हैं, ये डैम फंड में क्या कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है। पता चला जनाब एक ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई, पता चला 1 रुपए की गड़बड़ नहीं है। अब अच्छा जनाब सुन लीजिए अक्सरियती जज क्या कर रहे हैं। अक्सरियती जजों ने भी वापस तोड़ना, वो कहते हैं ना जी, इमरान खान कहता था ना तुम्हें धमकियां लगाते हैं तुम वापस धमकियां लगाओ। अक्सरियती जजों ने भी वापस तोड़ना शुरू कर दिया है। जो 8 जजेस हैं, जो कि मेरा मानना है कि 8 जज नहीं है, ज़्यादा जज हैं, मीटिंग ज़्यादा जजों की हो रही है, लेकिन चूंकि 8 जजों के ने वो एक फैसला दिया हुआ है तो इसलिए इन 8 जजों के नाम आता है। उन्होंने आज अपना एक फैसला उर्दू के अंदर जारी कर दिया है और उस फैसले के अंदर धो के मारा गया है। गो कि उस फैसले से पहले ये लिखा गया है कि इसको आपने ये बेंच मार्क नहीं समझना, ये नहीं समझना है कि ये अदालती हवालों के से इस्तेमाल हो सकता है। ऑब्वियसली अदालती हवालों के हवाले से जो है ना वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अंग्रेज़ी का ही होगा, लेकिन बहरहाल
जो है ना वो उन्होंने तर्जुमा करके दे दिया है। उसकी वजह यह है कि ताकि लोग पढ़ सके, और ख़ास तौर पर अमीनुद्दीन खान साहब को इसमें झटका है, क्योंकि अमीनुद्दीन खान के बारे में और जो नईम अख्तर अफगान है काफ़ी कलमात लिखे गए हैं उनके बारे में। तो जिन लोगों को पता चले कि जिस अमीनुद्दीन खान साहब को ये चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं काजी फायज ईसा साहब के बाद, क्या काबिलियत है उनकी और कितना बुग़्ज़ और कीना भरा है उनके अंदर इमरान खान के हवाले से कि कैसा फैसला लिखा उन्होंने, तो ये भी कहानी है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त JUI फेक और तहरीक इंसाफ दोनों को टारगेट किया जा रहा है। ख़ासतौर पर मज़े की बात सुनिए कि तहरीक इंसाफ के 2 बंदों की नाअहली के केसेस लग गए हैं, एक सेनेटर है और एक MN है, जबकि यहाँ पर यह खबर भी सुन लीजिए। तहरीक इंसाफ के बाद JUI फेक की सीटें भी खतरे में। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का NA 260 पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। NA 260 चागी से JUI के उस्मान बादीनी को कामयाब करार दिया गया था, लिहाजा ये सीट भी इनसे छीनी जाएगी। मौलाना साहब का बाजू में रोड़ा जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि आपकी जरूरत कैसे हुई है हमारे सामने खड़े होने की। तो ये कहानी है। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि जुल्फी बुखारी साहब का भी कुछ देर पहले एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा जी, अडयाला जेल से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जहां इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर रखा गया है। इतलात के मुताबिक मुकम्मल तन्हाई में रखा जा रहा है और 6 अक्टूबर से वो दिन की रोशनी तक नहीं देख सकते। जाहिर है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस कदर कशीदा हालात में इनकी ज़िंदगी के हवाले से फिक्रमंद हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इनकी वाहिद बहन जो कैद नहीं है, इनको फौरी तौर पर इनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि इजाज़त बहन को तो इजाज़त दी जाए ना, जो कैद नहीं है। 2 तो कैद है ना, 2 तो कैद हैं। तो मेरे ख्याल अलीमा और उज़मा कैद है, नूरीन कैद नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनको इजाज़त दी जाए, ठीक है। और ये मामला है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये आ गया जनाब, ये उर्दू के अंदर तफसीली फ़ैसला आ गया। मेरा दिल है कि मैं आपके सामने पढ़ ही दूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी उसके अंदर क्लैरिटी हो जाए कि ये जो उर्दू के अंदर उन्होंने जारी किया है मखसूस नशिस्तों वाला मामला, इसको करने की वजह क्या पेश आई। जनाब, मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का उर्दू तर्जुमा जारी कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसले के चंद अहम नुकात। जब इलेक्शन कमीशन गलती करता है तो इंतखाबी अमल को बेहतर करने के लिए अदालती मुदाखलत जरूरी होती है। इंतखाबी इंसाफ को यकीनी बनाना अदलिया की जिम्मेदारी है, जिसके लिए सबसे पहले अवाम की मर्जी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। PTI इसके उम्मीदवारों और वोटर्स को सरकारी एहलकारों यानी कि रिटायर्ड अफसरान और कमीशन गैर कानूनी इक़दाम पर कोताहियों की वजह से नुकसान उठाना चाहिए और इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और जिसने 2024 में के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली में सबसे ज़्यादा अमूमी नशस्तें हासिल की। इलेक्शन कमीशन का 2 फरवरी 2024 का हुक्मनामा और रिटर्निंग अफसरान का PTI उम्मीदवारों को फॉर्म 33 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर दाखिल करना दोनों गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिए थे। इन फैसलों में ऐसा ही करार दिया जाता है। अब ये सारी कहानियां नाज़रीन किराम जो वहाँ पर रिटर्न चल रही है, एक कहानी मैं आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ रूठे रूठे तो सरकार हैं। एक अहम तब्दीली के बाद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मिसाल लीजिए कि वो गड़बड़ कुछ इस तरह से भी नज़र आ रही है कि वो ओपन सपोर्ट जो गवर्नमेंट को हमेशा से रही है, वो ओपन सपोर्ट इस वक्त हमें गवर्नमेंट को मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और एक और मज़े की बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा था और कहा था कि ये सीटें हमारे हवाले करें। इसके ऊपर ISPR ने कहा नहीं जी, हम आपको ये सीटें नहीं दे सकते। उन्होंने फैसला किया कि स्पीकर के ख़त पर हमने अमल दरामद नहीं करना, ये सीटें उधर भी नहीं जाएंगी, ये दरमियान में लटकी रहेंगी। तो ये अब तक की कहानी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।